नमस्कार, बहुत स्वागत है। आज रात 9:57 से चंद्र ग्रहण लग रहा है। सूतक काल चल रहा है, सूतक प्रारंभ हो गया है। तो आपको सूतक के दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, चंद्र ग्रहण का असर आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, देश दुनिया पर क्या पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत के लिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित प्रकाश जोशी जी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी आपको भी और जय माता दी आपको भी। पहले तो ये बताइए कि चंद्र ग्रहण तो लग रहा है 9:57 पर, अभी हम हाँ लोग जी। शूट कर रहे हैं तो करीब ये 4 बज रहे हैं। ठीक है। तो जो सूतक काल है, इसमें हमें क्या करना होता है? सूतक काल में बेसिकली क्या है कि कोई शुभ काम वर्जित होता है, जैसे कि कोई डील करना या शरीर में तेल लगाना या आप मान के चलिए कि कोई भोजन बनाना, वो थोड़ा वर्जित माना जाता है। उसके साथ में भी लंबी दूरी की यात्रा करना अशुभ माना जाता है सूतक काल के अंदर। सूतक काल के अंदर विवाह इत्यादि का कोई संस्कार करना वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। व्यापार की कोई लेन देन करना वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो इन चीज़ों का निषेध है, इसमें अशुभ फल प्राप्त होता है, तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। और सूतक काल के अंदर जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, उन्हें व्यायाम नहीं करना चाहिए, उन्हें सोच समझ के बाहर जाना चाहिए सूतक काल या जब ग्रहण चल रहा हो। तो ये शास्त्र के अंदर लिखा है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी दे दी आपने कि आपको क्या करना है वो सूतक काल में। अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण जो लगने वाला है रात के 9:57 पे, तो सबसे पहले यही जानते हैं कि आम आदमी जो है किस तरीके से पूजा पाठ करे, क्या कुछ करे कि चंद्र ग्रहण का लाभ मिल सके उसे। देखिए, ऐसा है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि ग्रहण काल में क्या करना चाहिए। तो ग्रहण काल के अंदर जैसे चंद्रमा है, अभी क्या है, भाद्रपद मास है, उसके अंदर चंद्र ग्रहण चल रहा है, तो ये काफी ज्यादा अशुभ की इसको संज्ञा दी गई है। चंद्र और राहु की युति कुंभ राशि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर है। शास्त्र के अंदर इसको अच्छा नहीं कहा गया है। तो ऐसे में व्यक्ति को, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा स्त्री का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है, और जल है तो जीवन है। हमें जल तो ग्रहण करना ही होता है, और हमारे शरीर के अंदर भी 70% जल है, तो हम पे भी प्रभाव आएगा ही आएगा, ब्रह्मांड पे भी प्रभाव आएगा। कुछ लोगों के डाइजेशन खराब हो जाएंगे, कुछ लोगों के सर में दर्द अभी से शुरू हो जाएगा, कुछ लोगों का मूड स्विंग हो जाएगा, कुछ लोगों के रिलेशन बिगड़ जाएंगे, कुछ लोगों को माता पिता से कुछ तनाव शुरू हो जाएगा। तो तमाम तरीके की इस तरह के साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब इन साइड इफेक्ट से बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले कि लंबा है सूतक काल भी जो चल रहा है वो दिन के 1 बजे से चल रहा है और अभी लगा रहेगा जब तक ग्रहण नहीं लगेगा। यानी कि ग्रहण भी 10 बजे 9:58 से ग्रहण प्रारंभ होगा, यानी कि ये सूतक काल हो गया 9 घंटे का। उसके बाद ग्रहण भी आप देखेंगे तो 3 घंटे 28 मिनट का, तो 12 घंटे कोई आदमी भूखा प्यासा तो रह नहीं सकता। ऐसे में आप तुलसी का दल डाल के आप तुलसी का दल डाल दें, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं या जल पी रहे हैं, तो उसमें तुलसी दल डाल के आपको ग्रहण करना है। और कोशिश करें कि आप ऐसे में फलाहार करें। याद रखिएगा, ज़्यादा तामसिक भोजन नहीं करना, ज़्यादा ऑयली हुआ भोजन नहीं करना, और खासकर और अगर आप कोई लिक्विडिटी वाली कोई डाइट अगर आप ले रहे हैं तो ऐसे वही ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके अंदर तुलसी दल आप डाल दें। खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, खाना खाना बना सकते हैं कि नहीं? नहीं, खाना बनाने के लिए तो मना किया गया। खाना भी नहीं बना सकते। खाना भी नहीं बना सकते, लेकिन क्योंकि ये 12 घंटे 12.5 घंटे का ग्रहण है, तो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। आप खीर बना सकते हैं उसके अंदर, आप सफेद वस्तु पनीर से संबंधित सब्जी बना सकते हैं, उसकी भी शास्त्र परमिशन देता है। जिसके अंदर लिक्विडिटी जाता है, जैसे तरी ज्यादा है, वो चीज आप शुद्ध शाकाहारी चीजें बना सकते हैं। उसके अंदर तुलसी दल डाल दें, उसके अंदर पानी गंगा जल की मात्रा गंगा जल छिड़क दें, तो सभी प्रकार के जो दोष हैं वो उससे आपको राहत मिल जाएगी। और रोगी गर्भवती महिलाएं टाइम पे खाना लें, बालक हैं टाइम पे खाना लें, उन पे कोई चंद्र ग्रहण का प्रभाव नहीं है, यानी कि उनको इन दायरे से अलग रखा गया है। ये जो चंद्र ग्रहण के सूतक के बारे में हमारी बात हो रही है वो असामान्य जन के लिए, लेकिन कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको इसका कोई भी पालन करना नहीं। वो आप अपना टाइम से भोजन कर सकती हैं। कोई वृद्ध है तो वो अपना टाइम से भोजन कर सकते हैं, और बालक हैं 11-12 साल का है तो वो भी अपने टाइम से भोजन कर सकते हैं। एक बड़ा आमसा सवाल है, लोग पंडित जी बहुत पूछते भी हैं कि चंद्र ग्रहण के समय क्या हमें संबंध बनाने चाहिए कि नहीं, संभोग करना चाहिए कि नहीं।
देखिए, शास्त्र तो मना करता है, बाकी तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो ये खराब होता है, ये नहीं करना चाहिए। बाकी अपने लोगों की मर्जी है। अगर मान लीजिए किसी ने भूलवश ऐसा संबंध बना लिए तो क्या प्रभाव पड़ सकते हैं उसके जीवन पर? देखिए, अगर भूलवश ऐसे संबंध बना लिए तो पहला तो उनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, दोनों में आपस में अनबन होगी। लेडीज है साथ में तो उनका चंद्रमा, उनको मासिक धर्म से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। चंद्रमा खराब होगा तो पेट की प्रॉब्लम, मूड स्विंग की प्रॉब्लम और अचानक धन में हानि शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए। लेकिन तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा और चंद्रमा स्त्री का कारक है और स्त्री पे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो शास्त्र के अनुसार। बनाने के दौरान मान लीजिए कि अगर महिला प्रेग्नेंट हो गई तो क्या उसका असर बच्चे पे भी पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर संबंध बनाने के दौरान ऐसा कुछ हो जाता है तो ऐसे में बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, बच्चा रोगी हो सकता है। तो ऐसी चीजें हो सकती है, तो इसलिए ऐसे में मना की है। जो वराह मिहिर ऋषि हैं, इन्होंने इस पे शोध की है और शोध करके बताया गया है, तो उन चीजों को हमको मानना चाहिए। उनका परीक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि परीक्षण के रिजल्ट भयावह है। कोई भी नहीं चाहेगा कि परीक्षण करके और एकदम से उनको गर्भ धारण हो किसी महिला को, पति पत्नी में, और बच्चा खराब निकले। कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा। चलिए, अब जो है हम ये जान लेते हैं आपसे, ये बड़ा अहम सवाल है और लोग भी ऐसे जवाब ढूंढते रहते हैं, गूगल पे सर्च करते रहेंगे कि चंद्रग्रहण के दौरान आपकी पूजा पाठ की पद्धति कैसे हो, कौन सा मंत्र का उच्चारण करें कि हमारी पूजा सफल हो, हमें ऊपर वाले का खूब आशीर्वाद मिले, तमाम रोग दुख जो बलाएं हैं वो हमसे दूर रहें? देखिए, भावना से आपको पूजा करनी चाहिए। पूजा का जो सबसे अच्छा है कि आपकी भावना क्या है। पहला चीज, आपको चंद्रग्रहण को मानना है। पहला तो मानोगे, श्रद्धाया माप्यते शक्ति। जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी ना किसी चीज में या किसी हमारे पौराणिक महत्व पे, तब तक मान के चलिए कि शक्ति जनरेट नहीं होगी। शक्ति जब भी जनरेट होगी, आज हवाई जहाज का आविष्कार हुआ है, या आप ट्यूबलाइट का आविष्कार या बल्ब का आविष्कार, आपको पता ही है ना कि इसके पीछे क्या इतिहास है। 100 बार तो ये फेल हुए हैं, फेल होने के बाद इन्होंने आविष्कार किया है। तो यानी कि इनके अपने कॉन्सेप्ट पर यकीन था। जब तक आपका किसी भी पूजा पाठ, किसी भी विषय वस्तु पे आपकी श्रद्धा नहीं है, अपने प्रोफेशन पे आपकी श्रद्धा नहीं है, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। पहला चीज, पहला तो श्रद्धाया माप्यते शक्ति, श्रद्धा होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ग्रहण काल है तो चंद्रमा मन का कारक है। बहुत सारी चीजें आपसे गलती हो जाती है और कहा जाता है ना, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। यानी मन अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप हर जंग जीत सकते हैं। याद रखिएगा, मन आपका एकाग्रचित हो गया और मन में आपका कंट्रोल हो गया तो आप हर जंग जीत सकते हैं, चाहे आपके ग्रह नक्षत्र आपके उलट क्यों ना हो। अगर आपका मन स्थिर हो गया, क्योंकि ग्रह नक्षत्र वो क्या है, वो आपसे ऐसे काम कराएंगे जो कि आप मूर्खतापूर्ण कर देंगे और उसका फिर बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपका मन अच्छा हो गया और उससे क्या होगा कि मन स्ट्रांग हो गया तो ग्रह नक्षत्र जो जानेंगे तो वो ट्रैप आप पहचान जाएंगे, वो चाल आप पहचान जाएंगे, वो गलती नहीं करेंगे। तो इसलिए पहले मन को स्ट्रांग कीजिएगा। याद रखिएगा, तो मन को स्ट्रांग करने के लिए आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, और आप ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और आपको ये मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ जो चंद्रमा किसके मस्तिष्क पे धारण है, शिव के, यानी कि शिव जी की पूजा आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षे मामृतात्, यानी मृत्युंजय मंत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। तो इसका जितना ज़्यादा आप रिपीटेशन करेंगे तो वो आपके लिए लाभदायक है। यदि आप हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने जिस भी धर्म में उस धार्मिक पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। अगर पुस्तकों में भी आपका मन ना करे तो जिस चीज में आपका मन करे, जिस प्रोफेशन में, उसकी पुस्तकें पढ़ लें। यानी कुल मिला के ये है कि आप कुछ ना कुछ अच्छी चीज आपको ग्रहण करनी है। यानी ग्रहण का मतलब क्या है, अच्छी चीज ग्रहण करो ना, नेगेटिव क्यों कर रहे हो। यानी आपके मन के द्वार, आपके पट के द्वार खुले हुए होते हैं, तो आप उसमें नेगेटिव चीजें मत डालो ना, उसमें ऐसी चीजें डालो, क्योंकि ये ग्रहण है, ग्रहण काल है, तो उस समय पे आप ऐसी चीजें ग्रहण करो जो आपके लिए, आपके लिए, आपके सामाजिक स्तर के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके स्वयं के लिए अच्छे हों। तो ऐसे में आपको अच्छी चीजें ग्रहण करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। पंडित जी, चूंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव का समय है,
उसकी तैयारियां चल रही हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है उसकी रणनीति बना रही है, जोर से प्रचार चल रहा है। तो पंडित जी, चंद्रग्रहण का असर क्या बिहार चुनाव पे भी कुछ पड़ेगा? चंद्र ग्रहण का असर तो नहीं, लेकिन खप्पर योग का असर होगा। यदि ये जो चुनाव है सितंबर और अक्टूबर, खासकर मान के चलिए 15 अक्टूबर के बाद होते हैं, ठीक है ना, इसकी डेट अगर आ जाती है तो फिर भाजपा के ज्यादा चांसेस है, भाजपा गठबंधन के ज्यादा चांसेस है। जो कठिनाई होगी लेकिन कुछ ना कुछ चांसेस है। अगर उससे पहले हो जाते हैं तो फिर भाजपा के लिए दिक्कत है। मैंने क्या पहले मैं समझ नहीं पाया। खप्पर योग के अंदर, क्योंकि अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में खप्पर योग चल रहा है। खप्पर योग का मतलब ये होता है जब भी 5 मंगलवार, 5 शनिवार, 5 रविवार आते हैं तो वो ज्योतिष के और मेदिनी ज्योतिष के अनुसार उसको खप्पर योग कहते हैं। इसी प्रकार से सूर्य जो है राहु के साथ बैठे होते हैं या सूर्य शनि के साथ बैठे होते हैं, इन ग्रहों से दृष्टि होती है, तो ऐसे में छत्र भंग योग होता है। छत्र भंग का योग का मतलब ये होता है, मैं आपको दर्शकों को नॉलेज के लिए बताता हूं कि आपका राजयोग भंग हो जाता है। तो ये जो 2 योग हैं अभी सितंबर और अक्टूबर के महीने में नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में भी एक्टिव है। तो ये 2 महीने थोड़े परेशान रहेंगे, खासकर 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली फिर स्ट्रांग हो जाएगी। जी बिल्कुल, हमको बता था कि संभावित तिथि जो है बिहार चुनाव की वो नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते तक में है, क्योंकि अक्टूबर में दिवाली है और छठ है और छठ बिहार का महापर्व है। तो ये बात मान के चला जा रहा है, ये लोग जो सियासी उन्होंने पंडित ज्योतिषी हैं, को दिखाई होगी कुंडली, तो वो ये उस हिसाब से अगर आप कहें तो नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीख जो है, मतदान 3 चरणों में हो सकता है। तो वही कहते तो हैं उस ना हिसाब कि से आप कह रहे हैं कि एनडीए का योग प्रबल है। हाँ, उसका कारण है ना वो कुंडली में ग्रह नक्षत्र उन्होंने पहले ही दिखा लिए, उनको पता है जो, क्योंकि वहाँ भी उनकी जो बीजेपी की और है वहाँ पर भी अच्छी ज्योतिषियों की टीम काम करती है, वहाँ भी अच्छे ज्योतिषी है। तो कहीं ना कहीं वो डेट ज्योतिष के अनुसार ही है, जब स्ट्रांग होता है तभी वो ज्यादातर। आपने भी पंडित सलाह दी है लगता है कि? काफियों को दी है सलाह और काफी लोग जीते भी हैं। तो ये पंडित प्रकाश जोशी हैं, आप इनको सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, आप इनसे सलाह भी ले सकते हैं। बाकी चंद्रग्रहण को लेकर हमने बातचीत की, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे पूजा पाठ होना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, इसका क्या महत्व है, बड़ी विस्तार से बातचीत हुई। छोटी बातचीत लेकिन एकदम मोटा मोटा ज्ञान आपको देकर जा रही है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पर, अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।